धन्यवाद डॉक्टर अंकित नागर जी। आज इस अभ्युदय कार्यक्रम में जो फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑन कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द टीचिंग फ्रेटर्निटी, ये जो हम यहाँ पर इस रविवार के दिन उपस्थित हुए हैं, उसमें हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे आदरणीय प्रांत प्रचारक जी डॉक्टर शैलेंद्र जी हमारे बीच में हैं। और जो एक विजन पूरे प्रोग्राम का रहेगा शाम तक, वो ये रहेगा कि हम जिस दिशा में चल रहे हैं वो सही है, जो ट्रैक है वो सही है, क्या हमारे सामने कोई विजन है या हम जल्दीबाजी में सब कुछ कर रहे हैं, और विशेषकर संस्थानों की क्या भूमिका होने वाली है, उसमें रहने वाले शिक्षकों की क्या भूमिका रहने वाली है, और जो लोग संस्थानों को चला रहे हैं हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन से, उनकी क्या भूमिका रहेगी। शिक्षकों की भूमिका समाज निर्माण और राष्ट्र निर्माण, इसमें कभी कोई विवाद का विषय ही नहीं आता कि उनकी क्या भूमिका होने वाली है। चाणक्य ने कहा था कि निर्माण और संहार शिक्षकों की गोद में पलते हैं। यदि उन्हें लगता है कि जो व्यवस्था है, जो चल रहा है, जो समाज है, वो ठीक नहीं है, तो वो अपने श्रेष्ठ आचरण से, अपने नैतिक व्यवहार से, अपने मूल्यों से उस समाज को एक नई दिशा दे सकते हैं। और यदि उन्हें लग रहा है कि राष्ट्र निर्माण के लिए संस्थानों की भूमिका अग्रणी होनी चाहिए, तो उसको आगे ले जाने के लिए पूरे प्रयास उन्हें करने चाहिए। सबसे पहले मुझे जो लगता है वो ये है कि आज़ादी के बाद से और अब तक जब कभी भी आप समाज में एक डिस्कशन के रूप में आता है कि हमारे शिक्षा जगत में कॉलेज की शिक्षा पद्धति रही, हम वही पढ़ते रहे और हमें पता नहीं था देश को कहाँ ले जाना है, और हम शायद देश को गलत दिशा में ले गए। उसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, जिसे हमने भारतीयों के द्वारा भारतीयों के लिए एक घोषित डॉक्यूमेंट किया, और ये महसूस किया कि उसके जितने भी टेनेट्स हैं, जितने भी इनिशिएटिव्स हैं, जितने भी वर्टिकल्स हैं, उनको यदि हम सच्चे मन से इन लेटर एंड स्पिरिट अपने संस्थानों में लागू करेंगे तो देश को एक नई दिशा मिलेगी, ऐसा कस्तूरी रंगन कमेटी ने विचार किया होगा। जब हम ये कहते हैं कि आज़ादी के पहले शिक्षा व्यवस्था में कोई खोट था, और फिर आप एक पॉपुलर नैरेटिव पढ़ते हैं कांग्रेस और बीजेपी के बीच जब वाक युद्ध होता है, तो उसमें वो कहते हैं कि हमने इतने आईआईटी बनाए, इतने आईएम्स बनाए, इसरो बनाया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस बनाया, आइजर बनाए, जितनी भी चीज़ें बनाई हमने बनाई, आपने क्या किया। और फिर हमारे पास कोई ऐसा ठोस लॉजिक नहीं होता है। हमारे पास का मतलब है इस शिक्षा व्यवस्था के इम्प्लीमेंटेशन के लिए जितनी व्यवस्था भारत सरकार ने करी और सोचा कि इसको जड़ से बदलना है, इसके मूल को बदलना है, इसके तत्व को बदलना है, इसके ज्ञान को बदलना है, इसकी चेतना को बदलना है, इसकी संवेदना को बदलना है, तो हमारे पास उसका ठोस उत्तर नहीं होता। बार बार हम हमेशा महसूस करते हैं कि शिक्षक होने के नाते निरंतर हो रहे पब्लिकेशंस और विमर्श से हमको अवगत होना चाहिए। निरंतर हो रहे साइंस, टेक्नोलॉजी, सोशल साइंसेस में होने वाली रिसर्च को हमको पढ़ना चाहिए। अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो हम कंपैरिजन भी नहीं कर पाएंगे। अगर हमें यही पता नहीं होगा कि हम जो 60 साल में जहाँ तक पहुँचे, क्या हम बहुत लंबा समय ले लिया भारत को और उसमें गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले करोड़ों लोगों को गरीबी रेखा के नीचे रख के, कहीं तो उसमें डिफेक्ट था। इंग्लिश को हमने इतनी प्रधानता दे दी कि जिसने अंग्रेजी बोल दी वो हमने ज्ञान और अंग्रेजी दोनों को मिक्सअप कर दिया कि जिसने अंग्रेजी बोल दी वो ज्ञानी है। इंटरव्यूज में ये देखा जाता है जिसने बिल्कुल फ्लॉलेस तरीके से अपने को व्यक्त कर दिया, आपको लगता है बड़ा अच्छा टीचर बनेगा क्योंकि इसने ठीक है 2-4 प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए लेकिन अंग्रेजी तो सही हुई। तो ये जो आज़ादी के बाद की शिक्षा व्यवस्था थी, उसने हमारे दिमाग में औपनिवेशिकवाद की जड़ें बहुत गहराई से हमारे दिमागों में बैठ गई, और उसका परिणाम ये निकला
कि वेस्ट स्टैंड्स फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फॉर विजन, फॉर साइंटिफिक टेम्परामेंट, एंड वी एज द ओरिएंट, वी एज द पूरब, जिसमें कि भारत की मुख्य भूमिका थी, हम लोग सेंसुअस हैं, इमोशनल है, इलॉजिकल है, अनसाइंटिफिक है। और इसलिए आपने देखा कि हमको भारत सपेरों का देश है, स्नेक चार्मर्स की कंट्री घोषित किया गया, और आपने देखा कि बहुत ही अहल्दा किस्म की चीज़ों को फॉरेन के लोग अपनी फोटोग्राफी में कैप्चर करते रहते हैं। झूलते तारों को, ओपन बिजली के, ओपन ड्रेनेज को, गंदगी को, जो हमारे कैटल सड़कों में चलते हैं उनको, हमेशा फोटोग्राफी का फोकस वहाँ रहता है, क्योंकि वो इंटरनेशनल बड़े न्यूज़पेपर में छपता है। और हमारा एक इमेज जो सेट की गई, वो इमेज हमारी इसी तरीके की सेट की गई कि हम इमोशनली चीज़ों को लेते हैं, लॉजिकली चीज़ों को नहीं लेते। अब अगर हमारे ऊपर ये आरोप था, और ये आरोप वेस्ट की यूनिवर्सिटी ने, स्पेशली यूरो अमेरिकन यूनिवर्सिटी ने इसको पुख्ता किया और बार बार इसको खाद पानी देके ये व्यवस्था बनाई। हमको लगा अंग्रेज चले गए, हमको लगा कि अंग्रेजों ने कहा कि हम आप जैसे बारबेरिक लोगों को या कुंद पड़ गए दिमाग को सिविलाइज करने के लिए आए हैं, आपको नहीं पता सिविलाइजेशन क्या होती है। ये एक एरा शुरू हुआ, और सबसे जो बड़ा धोखा था हमारे साथ, इनलाइटनमेंट। वो देश जो इनलाइटनमेंट, जो चेतना और संवेदना और कॉन्शियसनेस का विश्व गुरु था, उसको इनलाइटनमेंट को आप पढ़ रहे हैं बिल्कुल हिस्ट्री में कि ये हमारा रेनेसां काल था, राजा राम मोहन राय के बाद शुरू होता है। अब जब आपको पैरामीटर ही राजा राम मोहन राय के बाद का पढ़ाया जा रहा है यूनिवर्सिटीज के अंदर, तो आप उसको पहले देखने की दृष्टि हमारी लगभग खत्म हो गई, और हमें लगा कि ये पीरियड ऑफ इनलाइटनमेंट था। सती प्रथा थी, घर से खींच के स्त्री को लाया जाता था और उसको धतूरा और भांग पिला के इस बात के लिए तैयार किया जाता था कि उसको पति की चिता में जलना है। और उसके बाद एक कांड जो राजस्थान में लेट 20th सेंचुरी में हुआ, उसके बाद सारे इंटरनेशनल न्यूज़पेपर ने उसको हाईलाइट किया, वहाँ मंदिर बन गया सती माता का, हम सब लोग उसमें जाने लग गए। तो हम फोर्थ एंड बैक अपने गियर बदलते रहे, लेकिन हमारी इमेज वहीं की वहीं रही। और उसका सबसे बड़ा कारण था कि हमें जो स्टीरियोटाइप किया गया, जो एक फ्रेमवर्क में रखा गया, वो फ्रेमवर्क इतना खतरनाक था कि जिसमें ये माना गया कि हम कोई भी डिसीजन खुद नहीं ले सकते, इसलिए हमको चलाने के लिए वेस्टर्न पद्धति को अपनाना चाहिए। हमें चलाने के लिए बैरिस्टर होने चाहिए, हमें चलाने के लिए वेस्टर्न यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए लोग होने चाहिए, हमें चलाने के लिए वो पूरी अंग्रेजी की व्यवस्था। आपने देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट में सब कुछ इंग्लिश में किया जाता था। अब आज क्या है, फाइलें कैसी बनती है, आई डोंट नो, बट वंस अपॉन ए टाइम आप बिना अंग्रेजी के आप संभव नहीं मानते थे, क्योंकि हमारे दिमाग में ये भी भरा गया कि हिंदी हमारी मातृभाषा घोषित नहीं है। और क्योंकि घोषित नहीं है, क्योंकि तमिल है, तेलुगु है, साउथ की भाषाएं, और बार बार वर्नैकुलर भाषाओं को एक लड़ाई का मुद्दा बनाया गया, भाषा के आधार पर राज्य बनाए गए। बहुत सारी ऐसी कमियां हुई जिसके कारण वो नैरेटिव बनते चले गए और हमारे संस्थानों में वो आ गए, हमारे सिलेबस में वो आ गए, और हमें ये पता नहीं लगा कि हम पढ़ा क्या रहे हैं। ये क्वेश्चन और आंसर की जो एक क्षमता आज अभ्युदय के माध्यम से हमारे बीच में है, जिसमें हम आपस में इस बात को डिस्कस करेंगे कि हमारी गलती कहाँ पे हुई और क्यों अभी भी बहुत बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जो ये मानने को तैयार नहीं है कि हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से या अपनी एक विचारधारा को पढ़ के उसके माध्यम से ये कहने की, ये रीडिफाइन करने की, ये रीराइट करने की, ये रीरीड करने की और ये रिविजिट करने की हमारी जो कोशिश है, ये सही है, ये गलत। इसके सही और गलत के लिए अध्यापकों का अध्ययन तो वैसे ही बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भारतीय ज्ञान परंपरा का माध्यम हमने अपनी नई शिक्षा नीति में रखा, उसका मेन उद्देश्य था कि जब जब आप भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करते थे यूनिवर्सिटीज़ में, तब तब आपको हतोत्साहित किया जाता था और तब तब आपको कहा जाता था, मुझे याद है कि 90 और 92 तक, मतलब हम लोग MA सब कुछ कर चुके थे,
92 तक हमारा जो सिलेबस था वो पूरी तरीके से ब्रिटिश लिटरेचर, क्योंकि उसका नाम ही अंग्रेजी साहित्य था, तो ये मान लिया हमारी औपनिवेशिक व्यवस्था ने कि अंग्रेजी साहित्य का मतलब है अंग्रेजों के द्वारा लिखा गया साहित्य, जिसमें शेक्सपियर है, मिल्टन है, वर्ड्सवर्थ है, कोलरिज है। इन लोगों को बिल्कुल कब से पढ़ाना है? दांते के पीरियड से पढ़ाना। मतलब हमें रामायण महाभारत का अता पता नहीं, लेकिन दांते के इनफर्नो के बारे में मुझे सारा पता है, मुझे होमर के इलियड के बारे में पता है। यानी उनके क्लासिक्स थे जो बड़े बड़े, वो हमारे सिलेबस में थे। और शेक्सपियर का तो एक पूरा पेपर ही था, शेक्सपियरियन प्लेस, शेक्सपियरियन ड्रामा करके एक पूरा पेपर, उसमें आपके 5-6 और आपको पता है 11-12 से 9-10 से आप जूलियस सीजर और ये सब ICSE और CBSE के सिलेबस में तो एक शेक्सपियरियन प्ले सभी लोगों ने पढ़ा है। तो वो हमारा चलता गया। 92 के बाद थोड़ा ऐसे लोग, स्पेशली जो JNU सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रहता है, उसी JNU में एक प्रोफेसर कपिल कपूर रहे जो इंग्लिश के प्रोफेसर रहे। बाद में उन्हें पद्म भूषण भी दिया गया, पद्मश्री दिया गया। उनको ये लगा कि ये अंग्रेजों द्वारा लिखा गया साहित्य नहीं है, ये अंग्रेजी में लिखा गया साहित्य। और अंग्रेजी में लिखा गया साहित्य है तो इसमें अगर इसका कालिदास के शाकुंतलम का अंग्रेजी ट्रांसलेशन है तो वो भी इंग्लिश के बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए। और धीरे धीरे पूरी यूनिवर्सिटीज़ में एक इंडियन एस्थेटिक वर्ड चला, जिसमें हमारी रस थ्योरी चली कि हमारा जो श्रृंगार रस है, जो हमारा लिटरेचर को अप्रिशिएट करने के लिए जो रस थ्योरी है, वो रस थ्योरी सिलेबस में आनी चाहिए। और उस रस थ्योरी के माध्यम से लिटरेचर एक काम करता है। आप पिक्चर हॉल में जाते थे जिस जमाने में, अब तो सब PVR और ये सब हो गया, इमोशनली भी इतना एक्सप्लॉइट अब नहीं करती फिल्में जितना हमारी पीढ़ी को करती थी। और हमारी पीढ़ी का एकमात्र माध्यम होता था एंटरटेनमेंट का। तो जैसे इंटरवल में लाइट आती थी तो सारे लोग अपने आंसू पोंछते हुए दिखाई देते थे, क्योंकि फैमिली ड्रामा होते थे बहुत ज़्यादा और लोग रोते थे। अरस्तु ने इस थ्योरी को कहा है, मेडिकल साइंस से वर्ड लिया है उसने, कि ये एक परगेशन थ्योरी है, ये एक हेमार्शिया की थ्योरी है। और उसने कहा जब आपको कोई चीज, कोई आपके लंप हो गया, उसको काटा जाता है तो ये एक स्वीट पेन की अनुभूति कराता है कि बीमारी जड़ से निकल गई सर्जरी से। तो वैसे ही एक ड्रामा को देख के, एक थिएटर को देख के आपकी फीलिंग आनी चाहिए, और वो फीलिंग परगेशन की शुद्धिकरण की होनी चाहिए। और हमारे अंदर एक फिल्टर लगा होता है जो भावनाओं का शुद्धिकरण करता है। जब हम कोई मूवी या थिएटर या कविता या संगीत या कोई भी जिसमें आप रम जाते हैं, जिसे फाइन आर्ट्स कहते हैं, जो आत्मा से रिलेटेड विषय होते हैं, एक आपके शरीर से रिलेटेड विषय हैं कि आपको ज़्यादा पैसा कैसे कमाना है, पैसे का मैनेजमेंट कैसे करना है, ये एक अलग सोशल साइंसेस के विषय। शरीर में चोट आ गई तो मेडिकल साइंसेस के विषय हैं, दवाई लेनी है केमिकल साइंसेस के विषय हैं, फार्मास्यूटिकल के विषय हैं। लेकिन आत्मा को चेरिश करने के विषय साहित्य है, संगीत है, कला है, थिएटर है। इन सारे विषयों में अरस्तु की थियरी हर सब्जेक्ट में पढ़ाई जाती है। उसने जो पोइटिक्स लिखा 2500 साल पहले, उस पोइटिक्स को पढ़ाया जाता है। लेकिन बहुत बाद में पता लगा कि उससे पहले ही भर्तृहरि लिख चुके थे। और नाट्य शास्त्र को 5वां वेद कहा जाता है कि 4 वेद हैं आपके पास, अगर 5वें वेद के रूप में आपको कभी पढ़ने को मिले तो भर्तृहरि की नाट्य शास्त्र की थियरी पढ़नी चाहिए। और जब आप नाट्य शास्त्र को पढ़ना आपने शुरू करा लिटरेचर के रूप में, तो आपको पता लगा कि ये परगेशन, ये हेमार्शिया, ये हम सब के कैरेक्टर में एक फ्लॉ होता है। और वो फ्लॉ अगर बढ़ जाता है, जैसे रावण 99% अगर गुण थे, शिव की भक्ति में लीन थे, बहुत बड़े विद्वान थे, लेकिन एक फ्लॉ था कि पूरी दुनिया को, काल को अपने यहाँ उल्टा लटका के रखा है। तो ये भाव आ गया अहंकार का। उसको अरस्तु कहता है ये हेमार्शिया है, ये आपकी प्रकृति का एक अवगुण है। ये अगर डोमिनेट कर गया तो आप विलेन हो गए, इसको आपने दबा दिया, अच्छे गुणों को डोमिनेट करवा दिया तो आप सच्चरित्र हो गए, आप राम बन गए। लेकिन उसने कहा हम सब पे एक हेमार्शिया होता है। उसको पढ़ के शेक्सपियर ने लिखना शुरू किया और अपने हर बड़े कैरेक्टर पे एक हेमार्शिया लिखा। जैसे
अगर ओथेलो आप जानते हैं, अगर नहीं जानते तो फिल्म बनी है, तो ओमकार, तो ओथेलो का हेमार्शिया क्या था? शक करना। अपनी वाइफ पे उसने इतना शक किया कि पूरी ट्रेजेडी बन गई, और उस ट्रेजेडी को, उस बीमारी को मेडिकल साइंस में कहा जाता है ओथेलो डिजीज, कि आपको हर दो आदमी जो बात कर रहे हैं आपको लगता है आपके बारे में बात कर। तो उसको ऑब्जेक्ट, हमने कहा शेक्सपियर एक ऐसा इंसान पैदा हुआ वेस्ट में। ये मैं अपने ही सब्जेक्ट से बता सकती हूँ कि भारतीय ज्ञान परंपरा का कहाँ पे हमने अभाव कर दिया और क्यों हमने उसको रिविजिट नहीं किया, और कैसे रॉ मटेरियल सारी थियरीज का, डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी के बारे में बताया जाता है कि 1972 के बाद पूरे अमेरिका और पूरे इंटेलेक्चुअल्स के बीच एक क्रांति थी डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी। यूनिवर्सिटीज में वो पढ़ाई जाने लगी, और उसके बाद हमारा रहने का स्टाइल, सोचने का स्टाइल, पर्सपेक्टिव का स्टाइल, नैरेटिव का स्टाइल पूरी बदल के रख दी। वो डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी भी ऑलरेडी भर्तृहरि बता चुके। तो यानी यहाँ से रॉ मटेरियल गया, वहाँ मर्चेंडाइज हुआ, वहाँ पे उसको फैक्ट्रियों में डाला गया, अगर मैं इस भाषा में आपको बताऊं, और वहाँ से फाइन कॉटन बन के आया, और हमने उसको पहन के कहा कि आज से पहले मैंने ये कपड़ा देखा ही नहीं, यानी आज से पहले मैंने ये थ्योरी देखी नहीं थी। कितने महान डेरिडा पैदा हुआ, इतना बड़ा थिंकर कि उसने पूरी दुनिया बदल के रख दी। सस्यूर ने थोड़ा इज्जत रखी, और उसने कहा, सस्यूर ने कहा, एक स्विस क्रिटिक था, कि आज मैं जो कुछ दो शब्द बोल पा रहा हूँ क्योंकि मेरी लाइब्रेरी में भर्तृहरि है, क्योंकि मेरी लाइब्रेरी में संस्कृत की पुस्तकें हैं, और क्योंकि मुझे संस्कृत भाषा का ज्ञान है, इसलिए मैं इतनी चीजें बोल पा रहा हूँ कि नथिंग इज अल्टीमेट। थियरी क्या थी, नए बच्चों को क्यों पसंद आई? इसलिए मैं बार बार अपने आप से भी और अपने टीचर से भी ये बात कहती हूँ कि बाइनरी में कभी बात मत करिए कि मेरी जो विचारधारा है वो सर्वश्रेष्ठ है, दूसरे की विचारधारा आपने पढ़ी नहीं है। दूसरे की विचारधारा जब तक आप उसको नहीं पढ़ेंगे तो आपको लूप होल्स पता लगेंगे। जब आप उसे पढ़ेंगे तो आप लॉजिक से उस बात को काट पाएंगे। वो वहाँ पे उसने यूनिवर्सिटीज में इसलिए भूकंप लाया कि उसने कहा दुनिया में कुछ भी अल्टीमेट नहीं है, नो वन इज गुड एंड नो वन इज बैड। ये हमारा पर्सपेक्टिव है। अगर हम यहाँ से अपने को कहते हैं कि हमारे शहीद हुए, पाकिस्तान रेडियो तो कुछ और ही शब्द यूज करता है भारतीय सेना में, या हम उनको कहते हैं कि अपने आतंकवादी हलाक हो गए, वो वहाँ कुछ और ही कहता है कि जिहाद में लगे हुए हमारे शहीद लोग, आज भारतीय सेना ने ऐसा कर दिया। तो ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है, ये जो पर्सपेक्टिव है, इस पर्सपेक्टिव में भूचाल आ गया। नए लोगों ने अपना इंट्रोडक्शन देना शुरू कर दिया कि आई एम पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट इन माई थिंकिंग। अमेरिकन यूनिवर्सिटी में अपना इंट्रोडक्शन ऐसे देना शुरू कर दिया। पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट मीन्स किसी भी स्ट्रक्चर को नहीं मानना। स्ट्रक्चर में क्या आता है? फैमिली स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में आता है विवाह स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में आता है जो अभ्युदय फैमिली बैठी है। स्ट्रक्चर में आता है जो हम संघ परिवार की एक विचारधारा से बार बार प्रेरित होते हैं, ये सब स्ट्रक्चर में आता है। इसके विरोध में ये पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट थ्योरी चली, और इसके विरोध में ऐसे चली कि उन्होंने कहा जो आपके ये बड़े बड़े मॉल हैं, जो ये इकोनॉमी है, ये भी पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट थ्योरी है। ये इसलिए पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट थ्योरी है कि मेरे ज़माने में मेरे माता पिता एक पर्ची बनाते थे कि आज महीने का राशन लाना है, क्योंकि महीने की सैलरी आती थी, और वो उसमें लिखते थे इतने किलो चावल, इतने किलो आटा, इतने किलो। आप सबके पेरेंट्स ऐसी करते रहे होंगे। और वो दुकान में, क्योंकि छोटे शहर श्रीनगर से हम आते हैं, और वो दुकान में जाते थे और कहते थे इतने किलो अरहर दे दो, इतना मसाला लग जाता है, ये दे दो, ये दे दो, और राशन आ जाती थी, और पूरा महीना उस राशन पे चलता था। लेकिन मॉल ने क्या किया? मॉल पे आप गए और आप लेने गए, वहाँ कुछ दिमाग में बना के स्ट्रक्चर, कोई स्ट्रक्चर दिमाग में बना के गए। जैसे ही आपने एंटर किया, आपकी नज़र पड़ी जीन्स पे, और उसमें लिखा है एक के साथ दो फ्री। आपने तीनों उठा ली, आप लेने तो आए नहीं थे। ये पोस्ट स्ट्रक्चरल थ्योरी का कोलेटरल डैमेज है। ऐसा यूनिवर्सिटी में लिटरेचर में पढ़ाया जाने लगा, सोशल साइंसेज में पढ़ाया जाने लगा, थियरीज में पढ़ाया जाने लगा। और आपने इतना कबाड़ा उठाया उस मॉल से कि जो आप बेसिक लेने आए थे, आपने कहा कोई बात नहीं, इतना चावल तो घर में रखा है, कल देख लूंगा।
कहीं बगल वाली दुकान से मंगा लूंगा, और आपकी जितनी जेब थी वो वहाँ ढीली हुई है। और जब आप पैसा लेने के लिए लाइन में खड़े हुए अपना कार्ड देने के लिए, तो आपकी नज़र वो जो स्ट्रेस वाली अनस्ट्रेस वाली बॉल्स होती है ना, ब्राइट कलर की, येलो और रेड वहाँ पे पड़ी होती हैं, और आप उनको देखते रहते हो, ये भी रख लूँ क्या? उसको लेने तो आप बिल्कुल ही नहीं आए होंगे, और आप दो उठा के कि अभी तो मेरा नंबर आ नहीं रहा है, आप दो उठा के, फिर वहाँ पे सॉक्स रखे होते हैं। ये मई का महीना चल रहा है, आपको इतने सॉक्स की ज़रूरत है नहीं, पर वो ऐसे रखे होते हैं कि एक 3 जोड़ी के साथ 3 जोड़ी फ्री। आपने कहा ये भी रख लेता हूँ, इसमें क्या बुराई है, आपने वो 6 जोड़ी वो भी रख ली। कुछ कुछ ऐसी ब्राइट चीज़ें वहाँ पे रखी होती हैं जहाँ पे आप अपना कार्ड लेके अपना हिसाब क्लियर करने के लिए जाते हैं, और आप इतनी सारी चीज़ें लेके आ गए। वो इसको जोड़ते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से, वो इसको जोड़ते हैं क्वांटम फिजिक्स से, और वो ये कहते हैं कि 20th सेंचुरी के तमाम वैज्ञानिक इन्वेंशन आपकी सोच पे असर डालते हैं। और क्योंकि ये सारे इन्वेंशन कहते हैं कि जिंदगी में कुछ भी अल्टीमेट नहीं है, एब्सोल्यूट कुछ भी नहीं है, एक राजा था वाली कहानियों का दौर चला गया। जो एंडिंग आई, आपने देखा फिल्मों में लिखा रहता है इट्स अ बिगिनिंग, ये भी इसी पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म का परिणाम है। हमारे टाइम तो दी एंड लिखा होता था, और हम उठते थे और फिर पीछे देखते रहते थे कि कहीं कोई सीन अभी भी बचा तो नहीं है, और तब हॉल से बाहर आते थे कि भाई दी एंड हो गया, पर्दा काला हो गया, चलते। अब नहीं आता, अब अचानक से पिक्चर अनएब्रप्टली मूवी खत्म हो जाती है, और उसमें लिखा जाता है इट्स अ बिगनिंग। और फिर सीरियल, ये सीरियल 1, 2, ये क्या है, टाइगर 1, टाइगर 2, टाइगर 3, टाइगर 4, व्हाट इज दिस? दिस इज बिकॉज लाइफ इज नॉट अ फुल स्टॉप, लाइफ इज नॉट एन एंडिंग। और इस विचारधारा ने पूरे यूथ को प्रभावित किया कि अगर कोई चीज अल्टीमेट है ही नहीं, तो हम तो मतलब फिर अल्टीमेट क्या होना, फिर मेरी जॉब भी अल्टीमेट नहीं है, फिर मेरा कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है, फिर मुझे शादी। आप कहते हैं आज हम परिवार प्रबोधन कार्यक्रमों में कभी बोलने का मौका मिलता है, इतना रूट से हम वहाँ पे डिस्कस नहीं करते, लेकिन वो कहते हैं हमारे बच्चे शादी करने को तैयार नहीं है। तो क्यों तैयार होंगे जब भरतहरि के नाट्य शास्त्र से बिहेवियरल थियरी को निकाल के उसको और लीपापोती करके अपने तरीके की चाशनी में डुबा के आपके स्ट्रक्चर पे अटैक किया गया है, तो बच्चे शादी क्यों करेंगे? जब ये बोला गया कि बच्चे मदरहुड जो है, जो माँ बनना है, ये स्त्री के जीवन की सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि उसके करियर में ये सबसे बड़ी बाधा है। वो माँ बनती है, उसके बाद बैठ जाती है 5 से 7 साल, इतनी देर में पुरुष बहुत आगे निकल जाता है। तो बजाय इसके लिए हमारी सरकार ने इतने सारे रूल बनाए, आपको मालूम है पीएचडी महिलाओं के लिए 8 साल में उनके लिए खोली गई है, और अगर वो कलकत्ता से अपना प्री पीएचडी कोर्स करके आई है, दून यूनिवर्सिटी में सीट खाली है, तो आपको उसको देनी है। उसके हस्बैंड का ट्रांसफर हो गया, वो भी शिफ्ट हो गई, वो फ्लेक्सिबिलिटी, मैटरनिटी लीव बढ़ा दी गई, उसको बहुत सारे चाइल्ड केयर लीव दी जाने लगी। उसका रीज़न ये था कि इस थ्योरी ने इतना बड़ा इम्पैक्ट डाला कि महिलाओं ने परिवार को बनाने में, उनकी राष्ट्र तो बाद में आएगा, परिवार को बनाने में भी उनकी भूमिका क्वेश्चन मार्क में आ गई। और वो उस थ्योरी के बहने में मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं क्यों जा रहा हूँ, मैंने क्या खरीदना था, मैंने क्या लाना था, मेरे पास पैसे कितने थे, मैंने फूंक दिए, लास्ट के 10 दिन में बिना पैसे के बैठा, कोई बात नहीं। कूल गाइस की जो थ्योरी है, तो वो कूल गाइस की थ्योरी हमारी युवा पीढ़ी को बहुत प्रेरित करती है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि ये सारी चीज़ें भरतहरि ने अपने नाट्य शास्त्र में, एक दृष्टांत देके मैं बताती हूँ कि उनका कहना है कि कम्युनिकेशन जब होता है, डिकंस्ट्रक्शन थ्योरी जो बहुत फेमस हुई, कम्युनिकेशन जो होता है, अगर मैं ये कहूँ मुझे 1 गिलास पानी चाहिए, अगर मुझे कोई पानी लाके नहीं दे रहा है, तो क्या मेरा कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया? ये भरतहरि तब कहते थे। हमारी इस 21st सेंचुरी की फ्रैक्चर्ड बिहेवियरल थियरी को वो वहाँ बता देते कि कोई भी चीज़ कंप्लीट नहीं होती। और उसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल उन्होंने दिया कि अगर आप कोई एक चीज़ देखते हैं और आप कहते हैं ओ माय गॉड मैंने ये चीज़ कभी नहीं देखी, लेकिन आप ये कब कह रहे हैं? वाइल सीइंग द वन, एक चीज को देख के कह रहे हैं आप, आई हैवंट सीन। और उसने क्या बोला डेरिडा ने? आई हैवंट सीन अ वाइट अम्ब्रेला वाइल सीइंग द वाइट अम्ब्रेला। ये आप यूनिवर्सिटीज में पढ़ा रहे हो ये कह के कि डेरिडा कितना महान था, और बच्चों ने कहा क्या गजब बात कही।
कि व्हाइट अम्ब्रेला देख रहा है पर कह रहा है मैंने कभी नहीं देखा। तो जो जिसने पीठ करी हुई है व्हाइट अम्ब्रेला की ओर से, वो सोच रहा है इस बंदे ने कभी व्हाइट अम्ब्रेला देखा नहीं, और वो कभी उसे बता रहा है कि मैं दिखाऊंगा तुझे व्हाइट अम्ब्रेला। वो कह रहा है भाई मैंने तो देख लिया, उसको देख के मैं ऐसा कह रहा हूं। यानी भरतहरि अपने नाट्य शास्त्र में जिन इनकम्प्लीट चीजों का जिक्र करते हैं जीवन में, वो 2500 साल पहले बोल दी गई और मर्चेंडाइज होके हमारी यूनिवर्सिटीज में जाई। और हमने कहा, जब क्योंकि बच्चे हमसे विवाद करते हैं, बच्चे कहते हैं क्यों, इसका क्या लॉजिक है। फेमिनिज्म में कितनी अच्छी बात बोली गई है कि मदरहुड इज अ बैरियर इन क्रिएटिंग और इन गोइंग फॉर योर करियर। ये आपके ऑन द वे ये बड़ा हर्डल है, इसका आप जवाब दीजिए। उसका जवाब ये होता है कि हम जब तक पूरी वेस्टर्न फेमिनिज्म को नहीं पढ़ेंगे, उसको नहीं समझेंगे, और फिर अपनी जो विमेन सशक्तिकरण की सारी थियरीज हैं वो नहीं पढ़ेंगे, तो काम नहीं बनेगा। राष्ट्र निर्माण में हमारा जो बेसिक अंतर है यहाँ का फेमिनिज्म और वहाँ के फेमिनिज्म में, वो अंतर है कि वेस्टर्न फेमिनिज्म रिवॉल्व अराउंड द इंडिविजुअल आइडेंटिटी। मेरी आइडेंटिटी, मैं, मुझे ये प्रॉब्लम हो गई, माय हस्बैंड सेज दिस, माय सन सेज दिस, आदमी ऐसे होते, एंटी मेल फिलॉसफी। यहाँ की थ्योरी में अहिल्याबाई होलकर हो, गार्गी, मैत्रेयी, अपाला, लोकमुद्रा, इनको भी छोड़ दो, आग्नेय मंत्रों का निर्माण करने वाली इन विदुषियों को भी छोड़ दो आप, तमसो मा ज्योतिर्गमय जैसे मंत्र का, जैसे मूल मंत्रों का उद्घोष करने वाली, क्रिएशन करने वाली, उनको छोड़ दो आप। मूल में क्या है कि उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को राष्ट्र की आइडेंटिटी के लिए समर्पित किया। अपनी तो कोई आइडेंटिटी नहीं देखी। मैं राष्ट्र की नागरिक हूँ, मुझे अपनी झांसी को बचाना है। मैं राष्ट्र की नागरिक हूँ, मुझे मालवा के साम्राज्य को विस्तार देना है। मैं राष्ट्र की नागरिक हूँ, मैं पन्नाधाई हूँ, मुझे अपने राजवंश के सूरज को बचाना है, इसके लिए मुझे अपने बेटे की बलि देनी है। भरी पड़ी है, गौरा देवी से लेकर तिल्लू रौतेली से लेकर तमाम ऐसी वीरांगन, और ये एक नहीं है, ये हमारी सोच ही ऐसी। वो हमने वही जो थेरीज का मिक्सअप, मर्चेंडाइज, रॉ मटेरियल किया, उसके कारण हम ये नहीं समझ पा रहे कि जिस भारतीयता को रेखांकित करने के लिए नई शिक्षा नीति आई, राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, वो भारतीयता थी क्या, उसे क्यों किया गया? क्योंकि ओरिएंटेशन इतना डिफेक्टिव हो चुका और इतना मिक्स और इतना मैनिपुलेटेड है कि हमको ये समझ नहीं आ रहा है कि हम अपने बच्चों को क्या कम्युनिकेट करें। हमें लग रहा है कि वस्त्रों से स्वतंत्रता आनी है, हमें लगता है कि लाइफ स्टाइल घर में चेंज करने से स्वतंत्रता आनी है, हमें लगता है कि लिव इन रिलेशन से स्वतंत्रता आनी है, हमें लगता है कि डाइवोर्स से स्वतंत्रता आनी है। ये दोनों लोगों के लिए मैं समान रूप से बोल रही हूँ, बच्चों, लड़कों के लिए भी और लड़कियों के लिए भी। हमें स्वतंत्रता और एम्पावरमेंट के मायने ही पता नहीं है कि हमारी जो स्वतंत्रता थी वो राष्ट्र चेतना के साथ मिली थी, सामाजिक चेतना के साथ मिली थी, सामाजिक संवेदनशीलता के साथ मिली हुई थी, और हमारा जो राष्ट्र का चित्त था। इसलिए जब जब आक्रमणकारी आए, उन्होंने हमारे चित्त और स्वाभिमान को, सोमनाथ के मंदिर को तोड़ने की क्या जरूरत थी? ठीक है, सोना चांदी भी ले गए वहां से, लेकिन वो इतिहास में दर्ज हो गया कि मंदिर तोड़ दिया। हमारे यहाँ ऐसे लीडर स्टेटमेंट दे रहे कि सनातन का नाश करके ही मैं दम लूंगा। ये क्या, ये राष्ट्रीय चेतना की समाप्ति पे दम लिया जाए? तो ये जब स्टेटमेंट आते हैं, इनके बहुत बड़े मायने होते हैं। शिक्षक के नाते इनको समझने की आवश्यकता है कि जब जब हम पे आक्रमण हुए, मंदिरों पे आक्रमण हुए, हमारी सामूहिक चेतना पे आक्रमण हुए, हमारी भाषा पे आक्रमण हुए, हमारी लाइब्रेरीज को जला दिया गया, क्या जरूरत थी, क्या मिला वहां से? क्योंकि वो चेतना के पुंज थे, वहीं से तो सारी रोशनी फैलनी थी, वहीं से तो ये ओरल परंपरा का देश है। मैंने ये भाषण बोल दिया, सही बोला, गलत बोला, किसी ने इसको लिख दिया, छाप दिया, कोई मतलब नहीं है, उसने अपने ही नाम से छाप दिया, ठीक है, क्योंकि ओरल परंपरा का देश। सब ने गांव में, चौपाल में, पीपल के पेड़ के नीचे बड़े बड़े ज्ञान देते चले गए। किसने लिखे थे, किसका सत्वाधिकार था, किसका कॉपीराइट था? आज कॉपीराइट पे खून होने लगे, आज कॉपीराइट पे आपकी नौकरियां जाने लग गई, आज कॉपीराइट इतना इंपॉर्टेंट हो गया कि कॉपीराइट, इसलिए हम बहुत बार कहते हैं कि माउंटेनियरिंग जो कोर्स है, ये भी औपनिवेशिक मानसिकता का कोर्स है कि पर्वत पे चढ़े और वहां अपने देश का झंडा ठोक दिया। अरे देश का झंडा
ठोकने का नहीं है, वहां सिर झुकाने के लिए पर्वत बने हैं। आपने कहा मैंने विजय प्राप्त कर दी, कैसे प्राप्त कर सकते हैं हम? नेचर पे कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं? जब आप दूर कहीं, मुझे लगता है पहाड़ में जो देवी देवता, कुछ तो नीचे घाटी में है, लेकिन ज्यादातर पर्वत श्रृंखलाओं के ऊपर बैठी हुई देवियां हैं। वो शायद इसीलिए है कि वहां तक आइए फिर सिर झुकाइए, इस एरोगेंस में मत रहिए कि आप उनको जीत लेंगे। वो जो भारतीयता का मर्म है, जो चेतना है, जो तत्व है, उसको सिलेबस में रखिए, चाहे आप साइंस से, चाहे आप सोशल साइंस से। जब तक आप उस चेतना तक नहीं पहुंचेंगे जो राष्ट्र निर्माण के लिए जाती है, जो इंडिविजुअल से बदल के, जो प्रॉफिट एंड लॉस से बदल के, जो क्रेडिट और डेबिट से ऊपर होके इस राष्ट्र के लिए, क्योंकि बहुत डिस्कशन होते हैं कि हम नैतिकता के सबसे बुरे दौर से गुजरे। मोरालिटी पे भाषण देना एक बात है, मॉरल रहना दूसरी बात है। मतलब आपके लिए खतरा बन गया अगर आप नैतिक रूप से खड़े, आपके लिए खतरा बनता जा रहा है कि अगर आप ईमानदारी से खड़े। इसमें दोष किसका है? इसमें शिक्षकों का दोष है, हमारा दोष है, मेरा दोष है, आपका दोष है, हम सबका दोष है कि हम ऐसे नागरिक पैदा करने में बिल्कुल पूरी तरह से फेल हो रहे हैं कि जिनको हम सिलेबस फिनिशिंग तक ना रखें। क्योंकि वो तो हमने उसमें पुरोहित जी बोलेंगे कि हमारा इनपुट और प्रोसेस और आउटकम, इनपुट सिलेबस हो गया, प्रोसेस टीचिंग एंड लर्निंग हो गया, और आउटकम उनकी नौकरी वोकरी की व्यवस्था हो गई। ये मैकेनिकल तरीका है आपका यूनिवर्सिटीज में काम करने का। सवाल ये है कि हम सिलेबस को किस नज़र से देख पा रहे हैं। सवाल ये है कि जिन इंडस्ट्री के लोगों को हम बुला रहे हैं वो कैपेबल है हमारे बच्चों को रोजगार देने के लिए, तब वो हमारे साथ बैठ के सिलेबस बना रहे हैं। सवाल ये है कि हम जब लर्निंग कर रहे हैं, क्योंकि आज टीचिंग तो खत्म हो गई लगभग, अब तो लर्निंग करवानी है। मैं भाई साहब से कह रही थी कि जितना संघ के लोग फील्ड में रहते हैं, खाली केंद्र कहते हैं हमारा केंद्र यहाँ है, केंद्र में कोई नहीं मिलता, क्योंकि वो केंद्र में रहते ही नहीं है, 2 दिन रहते हैं उसके बाद फिर निकल जाते हैं। तो वो जो 28 दिन फील्ड में काम है एक स्वयं सेवक का, वही आज यूनिवर्सिटी का काम हो गया कि लर्निंग प्रोसेस क्या चल रहा है बच्चे का। वो लर्न ही नहीं कर रहा, आपके भाषण से वो बिल्कुल उकता चुका है, वो नहीं सुन रहा आपकी बात। तो जो लर्निंग प्रोसेस है, जब तक हम उस लर्निंग प्रोसेस पे ध्यान नहीं देंगे कि उसको प्रोजेक्ट के माध्यम से समझाएं। अब आप बाजार से प्रोजेक्ट बनवा लोगे तो किस माध्यम से समझाओ? आप केवल ऑन पेपर उसके असाइनमेंट ले लोगे तो आप कैसे समझाओ? जब तक उसको भारत के गांव का पता नहीं होगा, जब तक ग्रामीण जीवन का पता नहीं होगा, जब तक वो अपने गांव नहीं जाएगा, तो वो दूसरे को कैसे कहेगा कि गांव का जीवन क्या था, वो सेल्फ सस्टेन गांव क्यों होते थे पहले। तो ये जो भारत के लिए भारतीयता, और जो पहले बीमारी हुई कि बड़े बड़े क्लासरूम और यूनिवर्सिटीज के दरवाजे बंद किए गए, ये आपको कॉन्फिडेंस से कहना चाहिए कि 60 साल तक यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ लर्निंग तो रही, लेकिन कम्युनिटी के लिए दरवाजे बंद थे, कम्युनिटी से उनका कॉन्टैक्ट मेजरली बंद रहा। अब आज इस शिक्षा नीति ने कम्युनिटी के लिए दरवाजे खोल दिए। आप डेजर्टेशन कराइए, जब तक कम्युनिटी के बीच बैठ के डेजर्टेशन नहीं करेंगे तब तक उनकी किसी काम की नहीं। वो तो चैट जीपीटी बना लेगा, 2 दिन में बना देगा, 1 दिन में बना देगा, 1 घंटे में बना देगा। जब तक आप उसको फील्ड में उतार के और छोटे छोटे सेक्टर्स को उसको नहीं देंगे कि नर्सिंग के बच्चों की क्या प्रॉब्लम है, एडोलेसेंट की क्या प्रॉब्लम है। लगभग मुझे लगता है संघ हर क्षेत्र में काम करता है। एडोलेसेंट जो बालिका वर्ग में काम करते हैं, जो राष्ट्रीय सेविका समिति काम करती है, जो तरुणों के बीच में काम किया जाता है, ये अलग अलग सेक्टर में इसलिए किया जाता है कि उनकी समस्याएं दूसरे लोगों की समस्याओं से बिल्कुल भिन्न होती है। तो भारतीय ज्ञान परंपरा इन फिजिक्स, मैंने अपने केमिस्ट्री फिजिक्स सभी लोगों से कहा कि आप 2-2 क्रेडिट के अपने उसमें आप उधर का और इधर का अंतर समझ के, कहाँ हम लोग इस बात को बोल चुके थे और फिर नोबेल प्राइज किस में मिला, इसको जरा आप ढूंढ ले। इसमें थोड़ा कष्ट होगा, बजाय ये कहने के कि ऐसा कुछ था ही नहीं, साइंस वहीं से आई, साइंटिफिक वही थे, तो उससे हमें कोई बहुत लाभ होने वाला नहीं है। अगर हम इन सारी चीज़ों को बहुत बारीक तरीके से, बहुत गहनता से समझेंगे, तो न केवल जेंडर स्टडीज़ में, जिसने कि पूरे समाज को, देखिए शिक्षक बहुत इम्पॉर्टेंट है, यूनिवर्सिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमें लगता है कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बहुत फर्क पड़ता है इस बात का, क्योंकि बाउंड्रीज ब्लर्ड हो चुकी है। जो आपका मुद्रा है वो घूम रही है, उसकी भी बाउंड्रीज खत्म हो चुकी है। तो जब कुछ दिख ही नहीं रहा है और सारा
वर्ल्ड एक स्क्वीज होके एक बॉल बन गया है और जियोपॉलिटिकल इतने डिस्टर्बेंसेस हैं कि हमें अपने कल्चर को, अपनी परंपराओं को कम से कम डॉक्यूमेंट करना है जो राष्ट्र निर्माण में हमारे काम आएंगे। और ये तथ्य बिल्कुल साबित है कि जब तक हम अपनी भाषा, अपनी संस्कृति में सोचना शुरू नहीं करेंगे, हम विज्ञान की भी बहुत सेवा नहीं कर। यशपाल कमेटी ने इस बात को कहा था कि जो बच्चे अपनी मातृभाषा में कक्षा 5 तक की पढ़ाई करते हैं वो ही विज्ञान में एक अच्छे स्टूडेंट बाद में साबित होते हैं। कि आप मिशनरी के स्कूल में रख दोगे और बच्चा इंग्लिश बोल रहा है, ठीक, और वो आप इतना खुश हो रहे हो उसकी इंग्लिश सुन के, वेयर हैव यू बीन, आई हैव बीन टू लंदन टू लुक एट द क्वीन, यही तो पढ़ा रहे हैं। श्रीनगर में तो यही पढ़ाया जाता है मिशनरी के स्कूल में, वेयर हैव यू बीन, आई हैव बीन टू लंदन टू लुक एट द क्वीन। तो जब आप क्वीन को ही देखने में लगा देंगे छोटे बच्चों को, लंदन को ही इतना महिमा मंडित कर लेंगे, तो आप उस मर्म तक, उस चेतना तक, उस संवेदना तक जो सबको कलेक्टिवली साथ लेने की भावना है, भारत जैसे देश में इंडिविजुअलिस्टिक फिलॉसफी नहीं चल सकती। भारत जैसे देश में प्रैग्मेटिक फिलॉसफी नहीं चल सकती, व्यवहारवाद, बस मेरा काम निकला और मुझे कोई मतलब नहीं। भारत जैसे देश में कैपिटलिज्म नहीं चल सकता, कंज्यूमरिज्म नहीं चल सकता। भारत जैसे देश में सामूहिक चेतना की, अभी मोदी जी का एक बहुत ही भयंकर स्टेटमेंट आया नीदरलैंड से कि हम विश्व गरीबी की ओर बढ़ रहा है। गरीबी किसको कहते हैं? जहां 2 जून का खाना नहीं मिलेगा। और एक राष्ट्राध्यक्ष अगर इसको इतनी संवेदना से बोल रहे हैं, उससे पहले उन्होंने कहा हमें क्या क्या बचाना है, और उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर हम ऐसे ही सब बाउंड्रीज डिस्टर्ब करते रहे और एक्सपोर्ट इंपोर्ट को डिस्टर्ब करते रहे, उस ताने बाने को डिस्टर्ब करते रहे, जिसका सब देशों का सबके साथ मिलकर ही काम बनना है, वसुधैव कुटुंबकम की मोदी जी ने G20 में थीम रखी, वो इसी कारण रखी कि अगर ऐसे डिस्टर्बेंस होंगे तो भूखमरी केवल अफ्रीका में नहीं रहेगी, भूखमरी एशिया में भी रहेगी। और हमारी 1.5 अरब की आबादी के लिए, क्योंकि मैं सोशल साइंसेस से, लिटरेचर से आती हूँ, तो मैं उसी मर्म चेतना, इकोनॉमिक्स की बात मंगाई जी करेंगे कि इस सब से इकोनॉमी कहाँ से कहाँ जाएगी। आधा देश तो हमारा भंडारे ही में फंस जाता है। तो ये आप अगर वेस्ट में बोलेंगे भंडारा फिलॉसफी, तो उनको जीवन में उनको हार्ट अटैक आ जाएगा कि एक आदमी किसी काम के पूरे होने में भंडारा करा रहा है धारी देवी के अंदर, और उस भंडारे में वो गिन नहीं रहा कितने लोग खाना खाएंगे। जगह जगह भंडारे चल रहे हैं। ये कलेक्टिव चेतना, ये भंडारे नहीं है, ये हमारी कलेक्टिव चेतना का आउटकम है कि आपने अगर एक भाई की डेथ होती है, दूसरे भाई की स्वाभाविक रूप से ड्यूटी है कि वो उसके परिवार को देखेगा, वो उसको अकेला नहीं छोड़ता। इसलिए परिवार जैसे स्ट्रक्चर को जिंदा रखना है। अकेले क्या कर लोगे आप? अगर एक समाज पे, जो कोविड में दिखाया, एक समाज पे अगर कहीं से कोई आक्रमण इस रूप में हो जाता है तो पूरे समाज को इकट्ठा होकर उसकी चिंता करनी। किसी ने अपनी चिंता नहीं करी, जिसको भोजन बांटना था वो गए, और हमने उस समय अपने प्रांत प्रचारक जी जो उस समय थे उनका एक उद्बोधन भी कराया था कि किस तरीके से आरएसएस ने चेन बनाई हुई है, क्योंकि संगठन बहुत बड़ा है और उन्होंने पूरे संगठन ने मिलके मास्क पहन के जगह जगह जो बूढ़े लोग थे, श्रीनगर का मुझे ध्यान है, उनके घर में राशन पहुंचाए। तो अगर ये कलेक्टिव चेतना नहीं होगी तो ना इतना बड़ा संघ चल सकता, ना इतना बड़ा समाज चल सकता, और उसमें हमारी भूमिका 2047, साइंस, टेक्नोलॉजी, एवरीथिंग इज देयर। हमको स्पेस में भी अपने जलवे दिखाने, हमको वैक्सीन में भी अपने जलवे दिखाने, केमिकल साइंस में भी दिखाने, फिजिक्स में भी दिखाने, हमको सब चीज़ों में दिखाने। लेकिन उसके बावजूद हमको अगर व्यक्तिवाद पनपने लगा है समाज में, अगर शिक्षक, मतलब बहुत अंदर से दुख होता है कि नीट में शिक्षक पकड़ा गया, अंदर से दुख होता है कि घूस लेने में पकड़ा गया, अंदर से दुख होता है पेपर बेचने में पकड़ा गया। अगर हमने सामूहिक चेतना के इस लाइट को, जो हमारी विशेष लाइट है शिक्षक वर्ग, अगर यही कुंद पड़ गया और अगर इसी ने इंडिविजुअलिज्म सोच लिया कि मुझे पैसे कमाने हैं, तो फिर हमारे जो इंस्पायरिंग फीचर्स हैं, संघ तो हो सकता है लेकिन पॉलिटिकल लीडर हमारे इंस्पायरिंग इस सेंस में नहीं हो सकते कि उन्होंने इतने फार्म हाउस बना दिया, हमें भी बनाने। उस दौड़ में हमको नहीं पड़ना। हम वो टीचर हैं जिसको समाज से जब छात्र भीख मांगते थे तो उस शिक्षक और गुरु माता बनाती थी
उस एज में ना भी जाओ आप, अगर आप देव संस्कृति विश्वविद्यालय जाओगे तो वहाँ यही सिस्टम आज भी है कि वो मिनिमम, भैया जी से मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा 8,000 रुपये देते हो और प्रोफेसर आर फुली क्वालिफाइड, लेकिन वो सेवा देने के लिए गायत्री परिवार में 8,000 पर मंथ दिया जाता है, खाना वहीं से दिया जाता है, राशन वहीं से दी जाती है, कपड़ा भी वहीं से दिया जाता है और पूरे टाइम वो पढ़ाते रहते हैं। वो गुरुकुल पद्धति पे चलने वाला है, तो वो भी तो लोग आ रहे हैं, वो भी पीएचडी करके आ रहे हैं। तो कम से कम हमें सरकारी संस्थान को अगर मैं लूँ तो हमको इस लेवल की सुविधाएं दी जाती है, सैलरी दी जाती है। एक ही हमारा देखिए, हमारी आइडेंटिटी एक ही है, मोरालिटी और ईमानदारी और पूरे समाज को रास्ता दिखाने की अपनी एक चेतना, और अगर वो ही हमने खो दी तो फिर पूरा समाज अंधकार में डूब जाएगा। और हम फिर, अभ्युदय वर्ड ही बहुत ही अच्छा है और हमें तो बोला गया कि हम इनलाइटेंड ही तब हुए थे। अपना इनलाइटनमेंट तो बता दिया उन्होंने 13-14 सेंचुरी में फ्रेंच रेनेसां के टाइम, कि हम बड़े इनलाइटेंड हो चुके थे तब तक, लेकिन हमारा इनलाइटनमेंट आके वो 19वीं शताब्दी में शिफ्ट कर दिया कि उससे पहले हम बहुत ही बेकार लोग थे, 1-2 लोग पैदा हुए, उन्होंने हमको इनलाइटन किया। तो इसलिए ये सब जो पॉलिटिक्स प्ले की जाती है यूनिवर्सिटी के सिलेबस में, इससे भी हमको बहुत सतर्क रहना है। कोई भी कंपोनेंट हम बच्चों के लिए रखते हैं तो उसको सोचना है, अपने अध्ययन को बहुत विस्तृत रखना है, बहुत विस्तृत, ताकि हम लॉजिकली कोई बात, मतलब सुपरफिशियली नहीं काटनी, लॉजिकली काट सकें। और एक कविता के साथ मैं अपने संबोधन को समाप्त करना चाहती हूँ। विनोद कुमार शुक्ल जी का भी निधन हुआ, हिंदी साहित्य के बहुत बड़े कवि थे। मुझे उनकी लाइन बहुत पसंद आती है कि हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था, कोई भी व्यक्ति है, समाज, व्यक्ति को मैं नहीं जानता था, हताशा को जानता था, इसलिए मैं उस व्यक्ति के पास गया, मैंने हाथ बढ़ाया, मेरा हाथ पकड़कर वह खड़ा हुआ, मुझे वह नहीं जानता था, मेरे हाथ बढ़ाने को जानता था। हम दोनों साथ चले, दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे, लेकिन साथ चलने को जानते थे। तो इसलिए जब तक कलेक्टिविटी रहेगी, जब तक कॉन्शियसनेस रहेगी, जब तक हम एक समाज के रूप में, एक संगठन के रूप में, एक देश के रूप में, एक कम्युनिटी के रूप में व्यवहार करेंगे, तो उसमें परिवार, परिवार के बाद इंडिविजुअल, इंडिविजुअल के बाद पत्नी कहती है मेरी आइडेंटिटी, पति कहता है मेरी आइडेंटिटी, वो कहता है मैं चाय क्यों बनाऊं, कहते हैं मैं चाय। ये तो जब आप राष्ट्र निर्माण सुनेंगे, पन्नाधाई को सुनेंगे, तो आपको शर्म आएगी कि मैं आज चाय बनाने के लिए लड़ा, मतलब मैं क्यों बनाऊं चाय, ये तुम्हारी ड्यूटी है। या पत्नी को शर्म आएगी कि मैंने कहा मेरा ठेका ले रखा, मैं नौकर हूँ, मैं तुम्हारी गुलाम हूँ, जो मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती, क्या बच्चे मैंने ही पालने हैं, या इतने मेहमान आ रहे हैं इनको मैं ही देखूँ। तब आपको ये जो वेस्टर्न झगड़े आपने अपने घरों में पहुंचा दिए हैं, इनके ऊपर हमें शर्म आएगी जब हम देश के उन लोगों की ओर देखेंगे कि शताब्दियों से चेतना उनको प्रेरित करती रही, सामूहिकता प्रेरित करती रही, और वह राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाते रहे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।